आधी रात का वक्त है। दिल्ली के लुटियन जोन में एकदम सन्नाटा, और तभी राष्ट्रपति भवन के पिछले गेट से एक काली गाड़ी बिना किसी शोर के चुपचाप अंदर चली जाती है। और ठीक उसी वक्त यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर घाटी में एक अजीब सी हलचल है। अमरनाथ यात्रा को अचानक बीच में ही रोक दिया जाता है। सारे यात्रियों और टूरिस्ट से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके घाटी खाली कर दें। और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के राजभवन की एक फैक्स मशीन, सोचिए एक फैक्स मशीन जिस पर एक नई सरकार बनाने का दावा भेजा जाना था, वो भी अचानक से खराब हो जाती है। ये सारी बातें इशारा कर रही थीं कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, वो होने वाला है। पर सवाल ये नहीं था कि क्या होगा, असली सवाल तो ये था कि ये सब कैसे होगा। कैसे एक अस्थायी चीज जो 70 सालों से पत्थर की लकीर बन चुकी थी, उसे एक झटके में रातों रात खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए आज इसी अनहोनी सी लगने वाली कहानी को समझते हैं, आर्टिकल 370 का अंत, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो फैसला हमें एक सुबह अचानक लिया हुआ लगा, उसकी स्क्रिप्ट तो असल में कई सालों से लिखी जा रही थी। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1947 में, क्योंकि इस फैसले की नींव भारत की आज़ादी के साथ मिली एक बहुत बड़ी पहेली में छिपी हुई है। देखिए, आज़ादी से पहले का भारत दो हिस्सों में बटा था। एक था ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेज सीधे हुकूमत करते थे, और दूसरा हिस्सा था लगभग 565 रियासतों का, जहां थे तो राजा महाराजा, लेकिन उनकी लगाम भी आखिर में अंग्रेजों के ही हाथ में थी। तो 1947 में जब माउंटबेटन प्लान आया, तो ब्रिटिश इंडिया को तो भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। लेकिन इन 565 रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो भारत के साथ आ जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर अपना अलग आज़ाद मुल्क बना लो। और बस यहीं से असली मुश्किल शुरू हुई। अब ज्यादातर रियासतें तो भारत में आ गईं, लेकिन 3 जगहों पर पेच फंस गया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों में एक बात कॉमन थी, राजा का धर्म और ज्यादातर प्रजा का धर्म अलग अलग था। खैर, जूनागढ़ और हैदराबाद का मसला तो सुलझ गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। और इसी अनोखी सिचुएशन से जन्म हुआ उस व्यवस्था का जिसे हम एक देश दो विधान कहते हैं, और इसके सेंटर में था आर्टिकल 370। हुआ ये कि महाराजा हरि सिंह ने तो पहले आज़ाद रहने का मन बनाया था, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। अपनी रियासत को बचाने की आखिरी उम्मीद में महाराजा ने भारत से मदद मांगी, और इसके बदले में 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर साइन कर दिए। लड़ाई रुकी, सीज फायर हुआ और एक लाइन खिंच गई जिसे आज हम LOC कहते हैं। इन्हीं खास हालातों की वजह से भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रोविजन था। इसके तहत भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ 3 मामलों में कानून बना सकती थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी हर चीज के लिए राज्य की सरकार की मर्जी जरूरी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी आर्टिकल 370 की पावर का इस्तेमाल करके 1954 में एक और आर्टिकल लाया गया, 35A। इसने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये हक दे दिया कि वो तय करे कि वहाँ का स्थायी निवासी कौन है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने जैसे खास अधिकार दिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा कानूनी पेंच फंसा जिसने इस टेम्पररी आर्टिकल को लगभग परमानेंट बना दिया। देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी, लेकिन वो सभा तो 1957 में ही खत्म हो गई थी। तो अब सिफारिश कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब 70 साल तक किसी के पास नहीं था। तो अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सीधे उस दौर में जब इस 70 साल पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए सियासत की बिसात बिछाई जा रही थी। इस खेल की शुरुआत होती है 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से। नतीजों ने एक बटा हुआ फैसला सुनाया। PDP कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो BJP ने जम्मू क्षेत्र में जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। 2 बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियां PDP और BJP मिल के सरकार बनाती हैं। ये सरकार करीब 3 साल चली,
लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने सपोर्ट वापस खींच लिया, सरकार गिर गई। पहले गवर्नर रूल लगा और 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल खबर नहीं थी, असल में ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने वो कानूनी रास्ता खोल दिया जिसकी शायद सालों से तलाश थी। राष्ट्रपति शासन का सीधा मतलब था राज्य सरकार की सारी ताकत गवर्नर के हाथ में और राज्य विधानसभा की सारी ताकत भारत की संसद के हाथ में। अब बिसात पूरी तरह से तैयार थी, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे और अब वक्त था 5 अगस्त 2019 की उस आखिरी चाल का। तो सवाल है, ये सब हुआ कैसे? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, राष्ट्रपति ने एक आदेश निकाला जिसने 1957 वाले उस कानूनी पेंच को ही सुलझा दिया। इस आदेश ने कहा कि संविधान सभा का मतलब अब से विधानसभा समझा जाए। दूसरा, अब विधानसभा की सिफारिश चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन था तो विधानसभा की पावर संसद के पास थी, तो संसद ने ही सिफारिश दे दी। तीसरा, बस इसी सिफारिश को आधार बनाकर गृह मंत्री ने संसद में आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। और चौथा, संसद ने ये प्रस्ताव पास कर दिया और साथ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इस एक दिन ने जम्मू कश्मीर की कहानी में एक नया पन्ना तो जोड़ दिया, लेकिन इस नए पन्ने के साथ कई पुराने सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग झंडा, अपना संविधान और एक स्पेशल स्टेटस था। और इस तारीख के बाद ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जहां अब सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान लागू होता है। तो जो बात सबसे आखिर में समझनी जरूरी है वो ये है कि ये फैसला सिर्फ एक रात का नहीं था। ये दशकों के इतिहास, कानून की बारीकियों और एक बहुत लंबी राजनीतिक रणनीति का नतीजा था। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या ये फैसला जम्मू कश्मीर और भारत के लिए एक सही कदम था, या फिर इसे किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था? इस पर सोचना और अपनी राय बनाना बहुत जरूरी है।